सो व्हाट इट टेक्स टू बिकम अ डॉक्टर? क्या एक 40-50% लाने वाला स्टूडेंट डॉक्टर बन सकता है? एक एमबीबीएस की जर्नी कैसे होती है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एंड अ पब्लिक मेडिकल कॉलेज? ये सब जवाब आपको मिलेगा इस पॉडकास्ट में, बिकॉज हमारे आसनसोल के अपने शहर के वेरी यंग डॉक्टर हमारे साथ है, डॉक्टर मेहुल पटेल, जो कि एमबीबीएस है एंड ही इज़ एन एमएस इन जनरल सर्जरी एंड इज प्रिपेयरिंग फॉर सुपर स्पेशलिटी. सो ऑल दोस्त जो एक डॉक्टर बनने का सोच भी रहे ना, तो मेक श्योर कि आप ये पॉडकास्ट ज़रूर देखें. वेलकम मेहुल फॉर दिस टू दिस बियॉन्ड बॉक्स पॉडकास्ट. तो सबसे पहले मेरे को ये बता भाई, when did you decide to become a doctor? Okay. So generally ऐसा सबका परसेप्शन होता है कि हम पहले से डॉक्टर बनेंगे, हम पहले से इंजीनियर बनेंगे. लोग पहले से सोच के रखते हैं. जनरली लोग ये सोचते हैं ना कि स्टूडेंट लोग एक टाइम के बाद वो डिसाइड कर लेते हैं मुझे क्या बनना है. सो मैं पहले अपना थोड़ा सा स्कूलिंग के बारे में थोड़ा बताऊंगा तो आपको बेटर आइडिया आएगा. सो हम पहले से कोई क्लास में ऐसे कोई बड़ा तोप तो थे नहीं, ठीक है. जूनियर क्लासेस में कितना परसेंटेज इज अ गुड परसेंटेज, आप बताइए कितना मार्क्स आना इज गुड एवरेज में? ऑन एन एवरेज अभी जो मेंटालिटी है हम तो देखते हैं 80% तो मिनिमम मांगते ही हैं सब. 80% में पेरेंट्स आर सेटिस्फाइड. सो अप टिल क्लास 7 मैं 50 और 60 के रेंज में ही था. क्लास 2 में भी मेरे को 50% आया, क्लास 3 में भी मेरे को 55-50 कुछ परसेंट आया. क्लास 4 में हाफ ईयरली में मैं 3 सब्जेक्ट में फेल हो गया था. क्लास 4 में ठीक है. एंड मुझे याद है मम्मी रिपोर्ट कार्ड जब लेने आई थी तब बोली थी कि अब तो पापा से बात करना पड़ेगा. एंड आई वाज लाइक स्कैर्ड कि क्या होगा मेरे साथ आज. ठीक है, बट ठीक है, इतना किसी ने कुछ बोला नहीं. एंड एवरीवन वाज लाइक कि मतलब नो वन एक्चुअली प्रेशराइज भी उस समय कि नहीं पढ़ना है, इतना कम क्लास में इतना कम मार्क्स क्यों आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं था. सो बेसिकली जैसे जैसे क्लासेस ऊपर बढ़ रहे थे, क्लास 7 में हमारे यहाँ पे बायोलॉजी तब हम लोग का आता ना, बायोलॉजी केमिस्ट्री उस समय आ जाता है. आईसीएसई में अलग हो जाता है. हाँ, अलग हो जाता है. 6 से अलग हो जाता है. सो पहली बार इंट्रोडक्शन हुआ बायोलॉजी से मेरा उस समय. अच्छा, ठीक है. और उसमें भी मुझे जो हम लोग को जिसने बायोलॉजी पढ़ाया था मिस्टर आनंद प्रकाश सर है. सो इतने अच्छे टीचर थे वो, ठीक है, कि मेरा मतलब और मुझे कोई सब्जेक्ट्स बेसिकली इतना पसंद नहीं था, बट मुझे बायोलॉजी बहुत अच्छा लगता था बिकॉज ऑफ द वे ही टीच्ड. मतलब वो सब्जेक्ट मुझे लगता था कि नहीं, ये इट्स वेरी इजी फॉर मी टू ग्रैस्प एंड understand biology and learn biology. And being a student who is always at the back of the class, समझ रहे हो कि मेरा नाम से कोई मेरे को ऐसे नहीं पहचानेगा कोई टीचर. जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं जिसको मैक्सिमम लोगों को कुछ हाईलाइटिंग पॉइंट नहीं होता. neither I am good in sports, ठीक है, nor I am good in academics. I am just an average student who is coming to school and going back to home, right? So वहाँ से एक कि बायोलॉजी के प्रति थोड़ा सा एक स्पार्क मिला बिकॉज आई वॉज एज गुड एज ऑल माई टॉपर्स ऑफ द क्लास जस्ट इन बायोलॉजी. अच्छा, ठीक है. सो 7-8 ठीक ठाक मार्क्स आया, अराउंड 60%, 65% ऐसा कुछ. Still he was scoring 60%. हाँ, बिकॉज बाकी सब सब्जेक्ट्स में तो जा रहे हैं ना मार्क्स. बायोलॉजी भले फिर भी अच्छा हो रहा है, बाकी सब सब्जेक्ट्स फिर भी जा रहे थे ऐसा. फिर क्लास 9 में मुझे याद है मैं हाफ ईयरली में फिजिक्स में फेल हो गया था. अच्छा, ठीक है. तो उसमें मेरे को शायद डबल डिजिट कुछ मार्क्स आया था, 19 आया था शायद, आई गेस, हमको याद नहीं आ रहा. 100 में 19 कुछ मिला था. क्लास 9 में फर्स्ट हाफ में. तो उस समय फिर मैं सर को जाके बोला कि सर ऐसे फिजिक्स में बहुत खराब मार्क्स आ रहा है. ट्यूशन नहीं पढ़ता था उस समय, मेरा सिर्फ बायो का और मैथ्स का और इंग्लिश का ट्यूशन था. तो सर के भैया है कुशाल सर, तो कुशाल सर वॉज देयर एट दैट टाइम. तो कुशाल सर ने मेरे को फिजिक्स पढ़ाया. अच्छा. सो बाय द एंड ऑफ क्लास 9 आई वॉज गुड, मतलब नॉट गुड, एवरेज इन फिजिक्स एंड गुड इन बायोलॉजी. एंड 10 वेंट स्मूथ. क्लास 10 अच्छे से ही गया बिकॉज आई स्टार्टेड समझ में आने लगा कि पढ़ाई कैसे करना होता है, कब पढ़ना होता है और कैसे पढ़ना होता है, वो थोड़ा बहुत समझ में आने लगा. एंड फाइनल मेरे एग्जाम्स अच्छा ही गया. मेरा एवरेज आईसीएसई में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को मिला के 90 था.
वाह, दैट वाज गुड ओवर दैट। फिर वहाँ से सोच लिया था ठीक है कि अब बायोलॉजी में अच्छे हैं, साइंस में अच्छे हैं, तो लेट्स गो फॉर विल टेक साइंस एंड स्टडी। सो 11-12 फिर मैंने सेंट पैट्रिक्स में आया। हाँ, सेंट पैट्रिक्स में आया। उसके बाद सेम चीज़, फिजिक्स इतना अच्छा नहीं है ठीक है, और बायोकेमिस्ट्रीज चलेगा अच्छा है, और बायोलॉजी में आई एम एट पार विथ ऑल माई अच्छे स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। बाकी सब सब्जेक्ट्स में चल रहा है, कैसे भी करके मैनेज करके कर रहे हैं, ऐसे करके क्लास 12 भी हमने निकाल दिया। तब तक लेकिन मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया था कि मुझे क्या करना है। बेसिकली लोग क्लास 12 तक आते आते डिसाइड कर लेते ना कि आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दैट। सो बेसिकली मेरा जो पहले से ही मेरा जो नेचर है कि हम ज़्यादा सोचते नहीं है उस समय कि मुझे क्या करना है, मैं ये करूँगा। मैं बोला जब आएगा समय तब डिसाइड कर लेंगे कि क्या करना है ठीक है। सो आई वॉज सिटिंग, हम लोग घर के बाहर, मेरा अच्छा सा वो ग्राउंड है, वहाँ पे लॉन में हम लोग बैठे थे, मैं बैठा था, मेरे पापा थे और मेरे एक भैया है जो यूएस में रहते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, ही इज़ एन इंजीनियर। तो उनके साथ हम लोग सब बैठे हुए थे, तो पापा उनसे पूछे कि इसको क्या करना चाहिए, इज़ गुड इन बायोलॉजी, व्हाट शुड ही डू। तो दिस वाज इन क्लास 11-12? क्लास 11-12 ठीक है। सो आई वाज लाइक कि अब उसमें क्या है ना, नया नया जेनेटिक इंजीनियरिंग ये सब मेरे नया नया सुना था मैंने, तो इट साउंडेड वेरी फैसिनेटिंग एंड कैची उस समय। तो भैया सेड कि सब अच्छा है जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड वगैरह। वो स्ट्रेट वे बोले देखो बेसिक सा सीन है, आपको आपकी सब्जेक्ट में अच्छे हो और वो सब्जेक्ट आपको क्या इनफ इनकम दे पाएगा कि नहीं बाद में, कि आपको जो लाइफस्टाइल चाहिए, आपका जो लाइफस्टाइल है एटलीस्ट वो आपको मेंटेन कर पाओगे कि नहीं। तो मेरे से पूछे आप किस में अच्छे हो, मैं बोला मैं तो सिर्फ बायोलॉजी में ही अच्छा हूँ, बट जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह करोगे तो आपको तो फिजिक्स केमिस्ट्री सब लगेगा, सिर्फ बायोलॉजी में अच्छा होने से होगा नहीं। सो ही सेड कि वन थिंग इज कि यू कैन गो टू बिकम अ डॉक्टर ठीक है। सो वो आपका फील्ड में भी अच्छा है, और एंड एक बेसिक परसेप्शन क्या है कि डॉक्टर अच्छा कमाता है, सो यू विल बी गुड एट इट एंड यू विल अर्न गुड मनी, इट्स अ सेफेस्ट चॉइस टू गो। तो मैंने भी सोचा हाँ ठीक है, आई एम गुड इन बायोलॉजी एंड आई ऑल्सो वांट टू अर्न मनी। सो बेस सिंपल बात है, पैसा चाहिए ना। सही बात है, उस पैसा समय चाहिए में, तो मैंने भी ये सोचा अल्टीमेटली मोटिव वही हो जाता है, पैसा। मोटिव हो जाता है ऐसा। तो ये मेरा क्लास 12 का थिंकिंग में मैंने सोचा कि अब हम MBBS करेंगे। सो मेरे जो भैया हैं उनके एक फ्रेंड है, वो कोटा गए थे, उन्होंने वहाँ से इंजीनियरिंग किया था और उनका IIT में एडमिशन हुआ था। सो हम लोग वो भैया से बात करने गए कि कैसे मतलब क्या करना है वगैरह। तो इस साइड के कोटा जाइए, कोटा में इंस्टीट्यूट से बहुत सारे इंजीनियरिंग के लिए उन्होंने कुछ और बोला, अगर मेडिकल का करना है तो एलन इज़ अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट, एलन इंस्टीट्यूट करके वहाँ पे। आई सेड ओके। तो मुझे MBBS करना है, ये मैंने प्रस्ताव रखा पहले घर पे ठीक है। सो थिंग इज़ कि आई एम नॉट अ ब्राइट स्टूडेंट ना, तो पहले जैसे ही मैंने बोला कि मुझे MBBS करना है, तो और कोई हमारे घर से और कोई हमारे दूर दूर में कोई इस फील्ड में गया नहीं है, तो सबसे पहले ये पूछा कि कितना खर्चा होगा। यू कम फ्रॉम अ गुजराती फैमिली एंड अ बिजनेस फैमिली, सो एवरीवन इज इनटू बिजनेस, नो वन नोज कि ये फील्ड में कैसे घुसा जाता है और उसको कैसे प्रोसीड किया जाता है, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। तो ऑफिस में था, मुझे याद है, हम थे, मेरे बड़े पापा थे वहाँ पे सब थे। तो मैंने बोला कि MBBS करना है मुझे, तो मेरे को स्ट्रेट अवे पूछा कि कितना खर्चा होता है MBBS में। हम बोले खर्चा तो होता है अच्छा खासा, मतलब एक तो एडमिशन देना पड़ता है, मतलब एग्ज़ाम्स देनी पड़ती है, एग्ज़ाम में अच्छा रैंक आ गया तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है ठीक है। तो पहले पूछा कि उसमें कितना रैंक लाना पड़ेगा। मैंने बोला कि अगर उस समय मेरे समय वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम था, तो मैंने बोला अगर 500 के अंदर रैंक आएगा तो हो जाएगा ठीक है, कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगी। तो बोला कितना स्टूडेंट देंगे, मैंने बोला देंगे 20-30 हज़ार स्टूडेंट देंगे शायद, हमको भी इतना आइडिया नहीं, मैंने बोल दिया। फिर सब सोचे अरे एग्ज़ाम क्लियर, उनको शायद ऐसा कुछ लगा, फिर वो सीधा मेरे से पूछे कि प्राइवेट में कितना लगेगा, वो गया बताओ। तो उस समय मैंने क्या रशिया में, चाइना में, सब जगह MBBS कितने में होता है सब में उसका रशिया में सुनते बहुत सस्ता में होता है रशिया में, जर्मनी में ठीक है, तो अच्छे सस्ता में होता है, चाइना में भी वगैरह सस्ता में ही होता है। बेसिकली आपको वहाँ का लैंग्वेज थोड़ा सीखना पड़ता है, दे टीच यू, बट आई
मतलब पता नहीं कि वो कितनी क्वालिटी की एमबीबीएस कराते हैं ना क्या कराते हैं, बट चीप है कंपैरेटिवली, यहाँ का प्राइवेट से वो चीप है। तो वो वाला भी मैंने बोला, तो उसमें अराउंड कितना 10-15 लाख कुछ उस समय का कुछ टाइम में बोल रहे थे कि पूरा कोर्स का लगेगा, एंड वापस आने समय की एग्जाम्स देनी पड़ती है, वो क्लियर करना है। तो ये एक ऑप्शन था। और फिर दूसरा प्राइवेट का मैंने बोला, तो प्राइवेट का बोला तो हमारे कोई रिलेटिव थे गुजरात में, तो ही इज़ समवेयर, उन वहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के कुछ अच्छे पोस्ट में वगैरह है, आई डोंट नो डीन है ना क्या, आई हैव नो आइडिया, मतलब दूर के कुछ होंगे, कहीं से जान पहचान निकला। उनको फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि नीट का क्वालिफाइड अगर आप हो, और कितना खर्चा होगा, इस सेट 60 लाख 70 लाख। तो वहीं पे बात खत्म। हाँ, वहीं पे बात खत्म हो गई। 60-70 लाख कहाँ से जाएगा, कोई नहीं ये सो प्राइवेट कॉलेज से आज के डेट में करने के लिए डॉक्टर 60-70 लाख कम है, हम बता रहे हैं, वहाँ पे भी पहुँचेंगे, रुकिए बहुत कम है। 60-70 लाख बेसिकली अभी लोग अगर डोनेशन वगैरह में चला जाता है, अगर आप मैनेजमेंट कोटा में वगैरह में जा रहे हो, उसके बाद फीस अलग होती है। सो वो कैंसिल हो गया। सो आई सेड लेट मी गो टू कोटा फॉर 1 ईयर, आई विल गिव माई 100%। अगर मेरे किस्मत में लिखा होगा डॉक्टर बनना तो हम उस 1 साल में बन जाएंगे, नहीं लिखा होगा तो हम बिजनेस ज्वाइन कर लेंगे, आई स्टार्ट जो हम लोग का फैमिली बिजनेस है वगैरह, आई गो इनटू दैट, सिंपल, आई जस्ट नीड 1 ईयर टू स्टडी। तो उसके बाद मैं गया कोटा। कोटा घुसे। अब कोटा इज़ अ सिटी ऑफ स्टूडेंट्स, आपको ना हर जगह सिर्फ स्टूडेंट्स ही दिखेंगे। कोटा घुसे, वहाँ पे एलन का जो मेन बिल्डिंग है जहाँ पे एडमिशन होता है, सो गए हम लोग सब, लगेज वगैरह लेके हम लोग सब वहाँ पहुँचे हैं एडमिशन कराने के लिए। उस बिल्डिंग के अंदर जैसे मैं घुस रहा हूँ, ऑल आई कैन सी आर स्टूडेंट्स, हर जगह स्टूडेंट्स है। दूसरा चीज़ क्या दिख रहा है मुझे, हर जगह इंस्टीट्यूट्स दिख रहे हैं। जिस बिल्डिंग में मैं घुसा हूँ वहाँ पे बाहर में ना बेंचेस लगे हुए, हम लोग के स्कूल में कैसे बेंचेस आयरन, मतलब आयरन की बड़ी बड़ी बेंचेस है, जिसमें लाइन से स्टूडेंट ऐसे बैठे हुए हैं बिल्डिंग के बाहर। बिल्डिंग का शेल्टर के अंदर ही है, बट मेन जो ऑफिस है उसके बाहर बैठे हुए हैं, और आगे भी लोग स्टूडेंट्स बैठे हैं और वो वहाँ पे पढ़ रहे हैं। हम बोले ये रूम पे क्यों नहीं पढ़ रहे ये लोग यहाँ बाहर बैठ के क्यों पढ़ रहे हैं। अब मैं पूरा चौंक गया कि ये मतलब अलग ही लेवल का यहाँ पे एक माहौल है पढ़ने का। यू सी पीपल आर स्टडिंग एवरीवेयर। तो थोड़ा सा डर लगा कि अरे सर कहाँ पे फंस गया मैं, इतना तो मैं कभी जिंदगी में पढ़ाई किया नहीं हूँ कि ये लोग के साथ मैं compete करूँ, बिकॉज इट्स इंटिमिडेटिंग ना टू सी एवरीवन इतना पढ़ाई कर रहे हैं। एडमिशन ले लिया, बगल में हॉस्टल ले ली, और ऐसे माइंडसेट से मैं आया था कि कुछ भी हो जाएगा मुझे चलेगा। तो पहले हम लोग जिस हॉस्टल में रूम देखने गए तो वहाँ पे खाली प्लाई का ऐसे पार्टीशन लगा हुआ था, तो वो भी मैं देख के बोला कि हाँ हमको चलेगा, सब चलेगा। आई वाज लाइक सब चलेगा, हमको बस अब करना है, ठीक है सब चलेगा। बट पेरेंट्स इतने अच्छे हैं कि नहीं, दे प्रोवाइडेड मी कंफर्ट, वो अच्छे हॉस्टल में लेके गए, तो वहाँ पे हम रहे बढ़िया कूलर के साथ एंड ऑल। तो क्लासेस शुरू हुई। क्लासेस हमारी होती थी 2 से 9 बजे तक की, ठीक है, 2 से 9 बजे तक की क्लासेस होती थी शाम को, मतलब दोपहर को 2 से 9, 7 hours a day, 7 hours a day डेली क्लासेस होती थी। और उसके बाद बेसिकली फिर आप थोड़ा सा डिनर वगैरह करके आप थोड़ा सा, और मैं पढ़ाई करता था 1 बजे तक अराउंड, सो जाता था। फिर सुबह उठता था अराउंड 7 बजे, नाश्ता करके फिर पढ़ता था, और वो चलता था अप टिल मेरी क्लास होती थी तब तक। तो बेसिकली मैं स्कूल टाइम में मैंने पढ़ाई नहीं की इतनी, ठीक है, बट वो जो 1 साल मैं कोटा गया, तो आई वाज डिटरमाइंड कि आई हैव टू डू दिस एनी हाउ, by hook or by crook. So why did this determination came? How this determination It came because I knew it's not an easy exam. So as a nature मेरा, मैं अगर कुछ काम मेरा अगर 50% एफिशिएंसी से हो जाएगा ना, तो मैं वो 50% ही दूंगा, मेरा वो नेचर ही वही है। बट अगर कुछ काम अगर डिमांड करता है 100%, तो फिर मैं 100% दूंगा। सो मेरा प्रॉमिस जो घर पे था कि आई विल गिव माई 100% 1 साल, ठीक है। उसके बाद नहीं होगा तो आई विल हैव अ क्लियर आंसर ना, कि मुझे ये, मैं अगर 100% दे के भी कुछ चीज़ अगर नहीं कर पा रहा हूँ तो मे बी इट्स नॉट फॉर मी, दैट वाज माय परसेप्शन। मैं अगर कुछ 100% दे के करूँगा और हो जाएगा तो दैट इज़ फॉर मी, आई कैन डू दैट।
तो मैं वही एनर्जी के साथ कोटा तुम गए. So can I say that basically तुम्हारा लिए भी एक पॉइंट था कि तुमको ये प्रूव करना था कि भाई इफ आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर सो आई कैन एग्जैक्टली राइट बिकॉज देयर वाज अ ट्रस्ट इशू. क्योंकि स्कूलिंग अगर अर्ली स्कूलिंग जैसे तुमने कहा यू आर अ 40-50% स्टूडेंट. इनफैक्ट क्लास 3-4 में तो बच्चे हम लोग तो ज्यादा लाते थे उस समय में. मैं वही बोलता हूँ क्लास 3-4 में तो बच्चे ज्यादा लाते हैं, हम लोग तो उसमें ज्यादा लाते थे. और जैसे जैसे क्लास हायर होते गया हमारा मार्क्स भी नीचे जाते गया. तुम्हारा केस में उल्टा हुआ. तुम्हारा अर्ली एज जो था 9 तक यू वर वेरी मीडियोकर स्टूडेंट मार्क्स के हिसाब से, राइट. सो देयर वाज अ ट्रस्ट इशू. दैट्स व्हाई द पेरेंट वर थोड़ा सा ट्रस्ट करते कि ये निकाल पाएगा कि नहीं निकाल पाएगा, बिकॉज इट्स अ टफ एग्जाम आल्सो. तो वो प्रूव करना था तुमको और इसलिए तुमने पूरा एकदम डिटर्मिनेशन के साथ तुमने 1 ईयर कोटा गया. नाउ वी हियर लॉट ऑफ स्टोरी अबाउट कोटा सिंस तुम कोटा के बारे में बात उठाया. आसनसोल से भी हमारे कई सारे बच्चे कोटा जाते हैं पढ़ने के लिए. और आज तो you went to Kota in the year 2014, correct? 14. उस समय में ऑनलाइन एजुकेशन का उतना प्रचलन नहीं था. आज तो खैर है. तो कोटा के बारे में हमने बहुत सुना है कि देयर आर लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, डेफिनेटली, है ना. एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिसमें बच्चे घुस जाते हैं, सुसाइड एंड ऑल, लॉट ऑफ प्रेशर्स आर देयर. इसके बारे में थोड़ा सा बताओ कि वर यू एवर टेम्प्टेड, तुमको कभी टेम्पटेशन हुआ था क्या? तुम कभी ऐसा सिचुएशन में पड़ा था कि जहां शायद तुम भी उस रास्ते में चले जाते? बेसिकली क्या है ना, कोटा, मैंने क्या बोला, कोटा घुसते ही आई गॉट इंटिमिडेटेड कि इतना लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं. एक छोटा सा थोड़ा प्रेशर बढ़ा, बिल्ड हुआ. फिर मैं क्लास किया. अब देयर इज हजारों का बैच है, ठीक है. एक बैच में कितना बच्चे बैठ रहे हैं? आई वॉज MLP 5, ठीक है. MLP 5 मतलब MLP बैच का मैं 5th ग्रुप हूँ, ठीक है. तो सुबह भी क्लासेस होती थी जिसमें मैक्सिमम गर्ल्स स्टूडेंट्स का होता था और 1-2 में लड़के लड़की दोनों रहते थे, और शाम का सारा बॉयज रहता था. तो मेरे ही बैच में 1500 बच्चे थे MLP में. ऐसे भाई क्लासरूम कहाँ होता था? क्लासरूम बिल्डिंग थी पूरी वहाँ पे, एक जगह में मतलब 100-150 करके एक क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, और वैसा 4-5 क्लास है और बिल्डिंग्स में चल रही है, समझ रहे हैं. मतलब एक साथ करीबन 1500 से 2000 बच्चे को कैटर किया जा रहा है एक बैच में. MLP बैच में इतना था. फिर ऐसे करके बहुत सारा बैचेस होगा. तो बेसिकली 3 ग्रुप में डिवाइडेड होता है वहाँ पे कोटा में. द कोर 3 ग्रुप्स, एंथू, लीडर एंड अचीवर्स. ओके, ठीक है. एंथुजियास्ट बैच कौन सा है? जो क्लास 11-12 में वहाँ जा रहे हैं, ठीक है. जो 11-12 वहाँ के जो कोटा का स्कूलिंग से करते हैं और कोचिंग वहाँ पे करते हैं एलन में. लीडर हमारे जैसे सबसे, जिसको पूरा एलन को सबसे जिससे कम उम्मीद है वो हम लोग का बैच था, लीडर बैच, जो क्लास 12 के बाद आया है, ठीक है. जिसको कोई पहले से प्रिपरेशन नहीं है, कि कोचिंग का कोई आइडिया नहीं है, कुछ नहीं, एकदम फ्रेश ताज़ा है. और एक है अचीवर बैच, जो 11-12 में जिन्होंने कोचिंग किया है और वो कोचिंग करने के बाद भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए. अच्छा. दे गो टू अचीवर बैच बिकॉज दे हैव ऑलरेडी 2 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ कोचिंग. सो अचीवर बैच में थोड़ा सा हाई फाई चलता था सब कुछ, समझ रहे हैं. तो और सबको एक्सपेक्टेशंस थी एंथू से, अचीवर से. लीडर में 1-2 जन कोई निकल गए तो निकल गए वैसा. तो वो एक प्रेशर था हमारे ऊपर कि हम लोग पिछड़े, यहाँ पे भी पिछड़े वाले एलन गए, ठीक है. उसके साथ अब मेरा जो हॉस्टल था, बहुत सारे टाइप के स्टूडेंट्स हैं. कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके रूम की लाइट दिन रात चालू रहती थी, ठीक है. हम लोग का, मेरा जैसे कि फिक्स था कि मैं पढ़ता था, मेरा टाइम पे मैं सोता था. मुझे जब सोना है मैं सोऊंगा, मुझे जब पढ़ना है मैं पढ़ूंगा, मुझे जब मेरा टाइम है फ़ोन चलाने का मैं फ़ोन चलाऊंगा. वो मेरा एकदम फिक्स्ड शेड्यूलिंग वाज अ पार्ट ऑफ माय जर्नी. बट मैं दूसरे स्टूडेंट्स को देखता था कि वो लोग पढ़ रहे हैं, 1 बजे जाके देख रहा हूँ तो भी पढ़ रहे हैं, 3 बजे जाके देख रहे हैं तो भी पढ़ रहे हैं. कपड़ा उन्होंने चेंज नहीं किया है सुबह से लेकर रात तक, एंड दे आर स्टडिंग. पढ़ते पढ़ते सो जा रहे हैं, फिर उठ रहे हैं, फिर पढ़ रहे हैं. तो ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे. ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं वहाँ पे जो हफ्ता भर कपड़े चेंज नहीं करते. वो उनको लगता है कि कपड़ा चेंज करना, हाइजीन रखना भी इज अ वेस्ट ऑफ टाइम. सो
समझ रहे हो वहाँ पे किस लेवल का कंपटीशन है। ये तो एक बाय डिफॉल्ट एक प्रेशर हो जा रहा है, जो उस माहौल में जा रहा है वो प्रेशर, माहौल में प्रेशर है, मतलब एनर्जी वहाँ पे कितना टेंस होता होगा एकदम। तो अब उसमें क्या होता है ना कि हर 15 डेज में हमारी एक एग्जाम होती है। तो 15 डेज पे पहला हम लोग का जैसे एग्जाम हुआ, उसका रिजल्ट आएगा, तो उसका एक बड़ा सा बोर्ड है, उसमें रिजल्ट पूरा प्रिंटेड रहता है, पूरा बैच का 1000 स्टूडेंट का ऐसे प्रिंटेड रहेगा, 1000-1500 जो भी है बैच वाइज। उसमें से फर्स्ट जो 20 हो गए उनका फोटो लगेगा और बाकी सबका ऐसे नाम लिखा हुआ रहेगा। ओके, तो दैट इज ऑल्सो प्रेशर कि फोटो चाहिए भाई, फोटो चाहिए भाई, यहाँ पे फोटो में लाना है। फिर कंपैरिजन होता था कि अगर हम यहाँ पे फोटो में नहीं आ रहे हैं, 1500 बच्चों में अगर हम 20 में नहीं आ रहे तो कहाँ हम 10-15 लाख स्टूडेंट में हम अंदर घुसेंगे, क्योंकि सीट्स आर लिमिटेड। सो इफ यू वांट टू स्कोर, आपका फोटो यहाँ पे होगा तो आपका चांसेस है होने का। इट्स अ काइंड ऑफ क्या बोलते हैं, तरीका आपको जानने का कि आपका कहाँ पे हो। इट्स अ वे ऑफ मेजरिंग योर प्रोबेबिलिटी है ना, कितना है ना, कहाँ आप जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो, राइट। सो इट्स पूरा प्रेशर, पूरा प्रेशर है। और इसी प्रेशर में बहुत सारे बच्चे होता नहीं है ना बहुत उससे। जैसे कि अब जो बच्चा सो नहीं रहा, उसको लग रहा है कि हम सोना भी वेस्ट ऑफ टाइम है, तो अगर वो सो नहीं रहा तो अपना मेंटल हेल्थ खराब कर रहा है। तो अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड हो, मेंटली आप थके हो, तो आप ये जो मेंटल प्रेशर को हैंडल कैसे करोगे? ये सब तो कोई सिखा के भेजता नहीं ना, बिकॉज वी आर एट अ वेरी सॉफ्ट एज, यंग एज। इसके बारे में किसी को पता नहीं है ना कि मैनेज कैसे होगा ये चीज। तुम्हारे ऊपर में पेरेंटल प्रेशर था? मेरे ऊपर कोटा गया है तो भाई इतना पैसा हम लोग समय दे रहे तुम्हारे पीछे, मेक श्योर कि तुम एकदम अब क्रैक करके आओ अपना एंट्रेंस एग्जाम। नहीं, पेरेंटल प्रेशर, आई एम लकी इन दिस मैटर। मेरे पेरेंट्स हमको कभी एज सच कोई पेरेंटल प्रेशर नहीं थे। दे वर ऑलवेज लाइक कि बचपन से ही जितना होता है उतना करो, ठीक है, गिव इट अ ट्राई, अपना पूरा दो तो सही, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। बेसिकली वही एक मंत्र रह गया मेरे पास, अपना पूरा देता है, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो वही मंत्र को लेके मैं वहां पे गया था बटा। तो बीच में एक ऐसा टाइम आया था, 6 months चले गए थे हमारे वहां पे कोटा में। तो 6 महीने में ना 1 हफ्ते की छुट्टी मिलती है दिवाली की। तो उस दिवाली का छुट्टी में मैं आया था घर से गया वापस। तो अब सीधा सो मेनी मॉड्यूल्स, ठीक है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो के बहुत सारे छोटे छोटे से मॉड्यूल्स है, आपको compete करना होता है वगैरह। और लकीली आई वाज, जो पहला एग्ज़ाम हम लोग का हुआ था, तो आई वाज, मैं अपना नाम पीछे सर्च कर रहा था ऐसे। डेफिनेटली आई थॉट कि मेरा आगे कहाँ से नाम आएगा, मैं तो इतने ज़्यादा स्टूडेंट में पीछे ही रहूँगा ना, तो मैं पीछे से नाम अपना देखना शुरू किया कहाँ पे आ रहा हूँ। बट पहला एग्ज़ाम में लकीली आई केम इन टॉप 20। वाह, ठीक है। तो उस समय एक और स्पार्क मिला मुझे कि नहीं, हो जाएगा, हो सकता है, इस यहाँ से नहीं निकलना, इस टॉप 20 के अंदर ही रहना है हमको, इसके अंदर रहेंगे तो हो जाएगा। तो वहाँ पे भी एक प्रेशर बन गया मेरे ऊपर कि नहीं, मुझे मेंटेन करना है। तो फिर जब मैं ये दिवाली के बाद जब हम लोग के जो एग्जाम हुए ना, उसमें मेरा रैंक चला गया बाहर, 20 से बाहर चला गया, 20 से बाहर चला गया। 100 के अंदर था बट 20 से बाहर चला गया, 56, 57 कुछ ऐसा कुछ था। दूसरा एग्जाम भी हुआ तो उसमें भी बाहर ही था। फिर आने लगा प्रेशर, अरे क्या हो गया, मैं तो घर जाने के बाद थोड़ा सा पढ़ाई में लग रहा है, कहीं पे कोप अप नहीं कर पा रहा हूँ। फिर मैंने देखा कि इतना रिवीजन करना है, इतना रिवीजन कैसे करेंगे, ये तो पढ़ाई इतना रहे, जो पढ़ा रहे हैं उसको ही पढ़ने में टाइम निकल जा रहा है, तो जो इतना पढ़ा चुके हैं उसको मैं कैसे करूँगा। सो वो मेरे दिमाग में ऐसे खिचड़ी बनने लगी और बहुत ही प्रेशराइज फील होने लगा मेरे को। मतलब लिटरली आई वॉज नम फॉर अ फ्यू मिनट्स, मुझे समझ में नहीं आया। तो मैंने फिर कॉल किया मम्मी को ऐसे फ़ोन उठाया, हेलो किया और कुछ बोल नहीं रहा हूँ। तो मम्मी अचानक से बोली, अरे तुम रो क्यों रहा है? ठीक है, आई वॉज हैवी, रो नहीं रहा था मैं, बट उनको ऐसे एहसास हो गया कि तुम रो क्यों रहा है। उसके बाद मेरा रोना शुरू हो गया कि हमको लग रहा है हमसे नहीं होगा, इतना प्रेशर कैसे हैंडल करेंगे, कैसे रिवीजन करेंगे, क्या होगा नहीं होगा। ठीक है, आई वॉज टोटली एकदम डर गया था मैं। तो मेरी दादी तब शी एक्सपायर्ड, अभी एक्सपायर कर गई है, तो उस समय दादी थी मेरी। तो दादी मम्मी से फ़ोन ली, तो दादी का एक सेंटेंस मैंने सुना और मेरा सारा प्रेशर चला गया।
ठीक है, उन्होंने बोला कि देख पढ़ने लिखने को जरूरत नहीं, इधर आ जाओ, बाप का धंधा है इधर, ठीक है। तो माय पॉइंट वाज नॉट कि धंधा वहाँ पे, पॉइंट वाज कि मैं फालतू का प्रेशर ले रहा हूँ, मेरा खाली काम है अपना 100% देना। एग्जैक्टली मेरा काम नहीं है रिजल्ट लाना, मेरा काम है सिर्फ अपना एफर्ट देना, मैं जितना कर पाऊँ उतना करूँगा ना, नहीं होगा तो नहीं होगा। सही बोला, मेरा काम नहीं है रिजल्ट देना, मेरा काम है एफर्ट डालना अपना। सही बात है। फिर उसी दिन रात को पापा का फोन आया, पापा बोलते 1 हफ्ता जाना ही नहीं क्लास, जाओ एंजॉय करो, 1 हफ्ता क्लास ही नहीं जाना तुमको। बहुत सपोर्टिव थे तुम्हारे पेरेंट्स। तो हम 1 हफ्ता क्लास नहीं किए और हम पूरा कोटा घूमे, एंजॉय किए, मूवी वूवी देखे, 1 हफ्ता अपने को डीप्रेशराइज किया पूरा। उसके बाद अगेन आई स्टार्टेड स्टडी। मेरा रैंक हो सकता है कुछ एग्जाम में टॉप 20 में था, बट बहुत एग्जाम में नहीं था। बट मेरे अंदर ना वो प्रेशर का लीड खुल गया था, मेरे को ना प्रेशराइज फील नहीं हो रहा था। मैं कर रहा हूँ जितना हो रहा है कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है। उस डीप्रेशराइज जोन में मैं अपना फिर से प्रिपरेशन शुरू किया और फिर एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम के दिन मुझे याद है मैं कोटा में था, मैंने अपने सारी एग्ज़ाम्स, मैंने सोचा था कि कोटा तभी छोड़ूंगा जब मेरा सारा एग्ज़ाम्स हो जाएगा। तो मैंने वेब जी दिया, बहुत सारे एग्ज़ाम्स वगैरह दिया। तो सबसे पहला रिजल्ट वेब जी का ही आने था, वेस्ट बंगाल नीट का। मैं गया एकदम, आज रिजल्ट आया, एक छोटा सा साइबर कैफ़े में जाके मैंने देखा मेरा रैंक कितना था, 500 समथिंग कुछ था। मैं बोला कॉलेज तो मिल जाएगा, MBBS तो हो जाएगा, अब कोई एग्ज़ाम में पास होना हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। फिर मैं एकदम रिलैक्स हो गया, चिल हो गया। आई केम बैक टू आसनसोल। फिर नेशनल मेडिकल कॉलेज में मैंने ज्वाइन किया। ये अब तक का यहाँ तक का था नेशनल मेडिकल कॉलेज का। फिर एक अलग ही दुनिया ही है। कॉलेज इज़ अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। कोटा में ना आपको वो बोलते हैं कि बेटा अभी पढ़ लो, कॉलेज जाके मजे ही मजे है। सो मेहुल, तुम्हारा जर्नी वाज रियली इंस्पायरिंग और अभी तक जो हमको समझ में आया कि तुम्हारा पेरेंट्स का really not only parents, even your extended family, your dadi and all, everybody, they supported you by not giving pressure. Definitely. Right? Definitely. क्योंकि जैसे तुमने अभी कहा कि there was a point कि तुमको लगा कि हमसे शायद अब नहीं हो पाएगा, राइट, एंड दैट टाइम यू पिक्ड अप योर कॉल एंड जस्ट यू स्पोक टू योर मदर। बहुत सारे पेरेंट्स इसमें उस सिचुएशन में अपने बच्चों को ये बोलते हैं कि बेटा देख, पापा बहुत मेहनत से पैसा जुगाड़ करके तुमको कोटा भेजे हैं, मेक श्योर करना है ना कि तुम एग्जाम क्रैक कर लो, अच्छा से पढ़ाई करो। ये स्टेटमेंट जब पेरेंट्स देते हैं ना तो उनको ये अंदाज नहीं होता है कि वो बच्चे के ऊपर में और प्रेशर डाल रहे हैं। डेफिनेटली। बट तुम्हारे केस में ये नहीं हुआ। तुम्हारे केस में तुम्हारे पापा तुमको बोलते हैं प्रेशर फील कर रहा है, 1 सप्ताह जाके एंजॉय कर कोटा, पढ़ाई मत कर, राइट। सो तुम्हारा इसमें टेक क्या है? व्हाट, हाउ मच यू गिव द वेटेज ऑफ योर पेरेंट्स कंट्रीब्यूशन इन योर दिस जर्नी? बेसिकली अगर मेरे पेरेंट्स इतने ऐसे नहीं होते ना तो मैं ये एग्जाम क्लियर नहीं कर पाता। वो जो सेंटेंस ना, जो कि हाँ ठीक है प्रेशराइज फील हो रहा है, टेक अ ब्रेक, कोई बात नहीं, होगा नहीं होगा, वही जो प्रेशर लीड जो हटा वहां से, उसके कारण ही मैं और आराम से पढ़ पाया। अगर वो प्रेशर लीड नहीं हटता, मेरे को बोल देते कि नहीं यार बेटा बहुत आपके पैसे डाले हैं, ठीक है, बहुत इन्वेस्टमेंट किया गया आप पे, यू हैव टू डू इट, यू डू इट, ये अगर बोलते हैं तो यू नो इट्स अ वेरी chaotic स्पाइरल है वो। सही बात। यू मे डू गुड बट आप मे बी आप प्रेशर में इंसान बहुत कुछ कर देता है, ठीक है। कोटा इज़ वेरी फेमस फॉर दैट। कोटा में आए दिन बेसिकली बहुत इतने स्टूडेंट्स हैं। कोटा में बोलते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स जाते हैं उसमें से 1% जो है वो क्लियर करते हैं। 1%। तो इतने सारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं, उसमें से सिर्फ 1% क्लियर कर रहे हैं और बाकी लोग फिर से रिपीट कर रहे हैं या फिर छोड़ दे रहे कोटा। सो इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। तो बेसिकली हम लोग उस एज में वहाँ पे जाते हैं जब हम लोग खुद ग्रो कर रहे होते हैं,
मेंटली ग्रो कर रहे हैं, है ना. हम लोग वो सोचो क्लास 12 तक हम लोग एक सही बात है, सेफ एनवायरनमेंट में रहे, हम्म. ठीक है, कुछ नहीं, सब पेरेंट्स प्रोटेक्टेड एंड एवरीवन इज देयर. घर पे खुद से घर का खाना मिल रहा है, सब कुछ रेडी होके मिल रहा है. यू गो आउट एंड यू हैव टू डू थिंग्स बाय योरसेल्फ, यू हैव टू वॉश योर क्लोथ्स एंड डू थिंग्स, ठीक है. सो इट्स टोटली डिफरेंट लाइफस्टाइल. और वो एक बहुत ही नाजुक पीरियड होता है, ग्रोथ का पीरियड होता है. डेफिनेटली इट्स अ वेरी ग्रोइंग फेज, बट वो उस फेज में अगर सपोर्ट अगर सही मिल जाए ना तो स्काई रॉकेट हो जाता है. दिस इज व्हेन द पेरेंट्स के मुंह से निकले हुए शब्द बहुत मैटर करते हैं. पेरेंट्स के मुंह से निकले हुए शब्द बहुत इंपॉर्टेंट करता है. मे बी अनइंटेंशनली वो लोग कभी कभी ऐसा कुछ बोल देते हैं, हाँ, उनका अंदाजा नहीं होता है. उनके अंदाजा नहीं होता और उनके ऊपर भी प्रेशर रहता है. और पेरेंट्स क्या है तो इंसान ही ना, तो मे बी वो लोग भी पेरेंटिंग सीख रहे हैं. एग्जैक्टली, है कि ना. एकदम ट्रू, वेरी ट्रू. तो उनसे भी गलती हो सकता है. तो इट्स अ टू वे थिंग. मतलब समझ रहे हो, बच्चा लेकिन इतना मैच्योर नहीं है कि वो समझ पाए कि उसके पेरेंट्स भी इंसान है. वो तो अपने पेरेंट्स को हमेशा भगवान ही मानेगा ना. वो जो बोलेंगे वो उनको एकदम सर आंखों पे लेके चलना है. बट बच्चा भी अगर ये समझे, हमको लगता है अभी के बच्चे समझ सकते हैं क्योंकि इतना उनके पास इंफॉर्मेशन एक्सेस है. अच्छा बात बोला तुम कि पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए तो पेरेंट्स भगवान है. एंड हमारा एक्सपेक्टेशन होता है कि दे आर परफेक्ट डेफिनेटली. So we feel that कि they are perfect. So but they are also human being. उनका भी expectations है. Right. So let's talk about your National Medical College का journey. So आपने वेस्ट बंगाल एंट्रेंस एग्जाम दिया, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम. आपने नीट दिया था? नीट मेरे देखिए, नीट 2013 में आया था, फिर 14 में चला गया था, फिर वापस 15 में आया था. अच्छा. जो बीच वाला फेज है मैंने उसमें एग्जाम क्लियर किया. उसी में आपने सो आई क्लियर्ड माय वेबजी, वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस. ओके. और फिर एंड देन यू सिक्योर्ड अ सीट इन द गवर्नमेंट कॉलेज में हुआ आपका, एंड दैट इज नेशनल मेडिकल कॉलेज कलकत्ता. सो जैसे ही आपकी जर्नी स्टार्ट होती है एमबीबीएस में, एज अ स्टूडेंट आपको पहला सरप्राइज क्या मिला वहां पे? वो जिस स्कूल से हम पढ़ के गए हैं, पैट्रिक्स एंड विंसेंट्स, वहां से वहां जाना, दैट वाज अ ड्रास्टिक चेंज. ठीक है, हमें खुले मैदान की आदत है, समझ रहे, हमें सब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखने की आदत है, हमें स्पेस की आदत है, फ्रेशनेस की आदत है. एंड कलकत्ता इज अ वेरी कॉम्पैक्ट सिटी. मैं अपने इंस्टीट्यूट में गया और मैं देखा, अरे ये तो शुरू हुआ और खत्म हो गया है. ठीक है, इट वाज अ वेरी कॉम्पैक्ट थिंग. ठीक है, बट इट वाज फिल्ड विद ग्रेट माइंड्स एंड दैट वाज आल्सो अगेन एक ना, एमबीबीएस करना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज यू आर ट्रीटिंग ह्यूमन. सो यू नो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द जर्नी कि यू have to be good at what you are studying. तो वो प्रेशर वहां से यहाँ से भी शुरू हो गया. सही बात है. बट क्या है ना, कोटा में जो टीचर्स थे हमारे, वो हमें यही हमेशा बताते कि बेटा अभी पूरी मेहनत करो, कॉलेज जाके चिल करना. ये मिथ है सबसे बड़ा, ये ट्रैप है, धोखा है. ये हमेशा बोला जाता था, ट्रैप है. हम लोग भी जब छोटे थे हमको मम्मी बोलती थी बस 10 पास कर लो फिर तुमको टेंशन नहीं. फिर 10 पास कर लिया, फिर मम्मी बोलने लगी अब तुम 12 पास कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारा जिंदगी सेट. वो भी हो गया. फिर ग्रेजुएशन में भी सेम पार्ट. तो अपने को लगता था भाई जिंदगी सेट कब होगा, ये तो धोखा है, धोखा हो रहा है. आप बचपन से धोखा दे रहे हैं, बचपन से धोखा दे रहे हैं हमें. तो ये धोखा तुमको भी मिला, राइट? क्योंकि तुमको लगा था कि भाई अब तो क्लियर हो गया, अब तो कॉलेज में आराम से हो जाएगा, बट वो ज्यादा डिफिकल्ट फेज है. सो अपना एमबीबीएस जर्नी के बारे में, नेशनल मेडिकल कॉलेज के बारे में थोड़ा सा बताओ. सो द बिगेस्ट जंप फ्रॉम क्लास 12 और एंट्रेंस एग्जाम टू एमबीबीएस is the sheer volume of study and information knowledge that you have to take. The volume of information that you need to have or you expect that you need to have, दोनों में फर्क है. ओके. एक, आप अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हो तो एनाटॉमी की बुक से, बायोकेमिस्ट्री की बुक से, मोटी मोटी एकदम किताब है. सो यू थिंक कि अरे मुझे ये इतनी सारी किताबें एक साल में याद करनी है, तो एक प्रेशर आ जाएगा वहां पे. और इट्स अ बिग डिफरेंस.
बिकॉज वी आर वेरी यूज टू वेरी सिंपल थिंग्स. सिंपल, मुझे तो अब कंपेरेटिवली 12 समझ रहे सिंपल लगता है कि यार तो सिंपल था यार, ये तो और ज्यादा टफ है. तो वी आर यूज टू सिंपल थिंग्स, वो बहुत बड़ा जंप है. उसमें ये माइंडसेट से आना कि यार हम वहाँ तो पढ़ाई कर लिए, कॉलेज में थोड़ा चिल करेंगे, ठीक है, कॉलेज में एंजॉय करना है, मज़े करना है, घूमना है, फिरना है, ये सब करना है. तो वो माइंडसेट से अगर आप प्लस और एक बड़ा चीज़, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ में रैगिंग का बहुत बड़ा सीन है. हाँ ठीक है, डेफिनेटली है. तो वो भी एक मेंटल प्रेशर आपका बना हुआ रहता है. तो ऑल दिस थिंग क्यूमुलेटिवली आपको बहुत हैवी लगती है फर्स्ट ईयर में. मेडिकल कॉलेज में भी रैगिंग है ही. अभी शायद कम हो गई होगी, बट मेरे बैच में हम लोग जब घुसे थे तब थी. तो रैगिंग से डेफिनेटली जब होता है तो लोग अवॉइड करते हैं फिर कॉलेज जाना. समझ रहे हैं, उनको जाने में थोड़ा डर लगता है कि मैं जाऊंगा मुझे कोई फिर पकड़ लेगा. बट वो जो माइंडसेट वो फर्स्ट ईयर का रहता है. फिर बेसिकली नॉट ऑल रैगिंग इज रैगिंग. समटाइम्स बेसिकली वो आपको अपने एक केज से बाहर निकालने का तरीका होता है. वो आपको अनकंफर्टेबल करते हैं ताकि आप अपने उस केज से बाहर निकल पाओ. बिकॉज सम ऑफ जो आपका रैगिंग ले रहे हैं समटाइम्स वही आपके बहुत अच्छे सीनियर्स और कलीग्स बन उनके साथ बॉन्ड अच्छा हो जाता है. बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू हेल विद देम. समझ रहे, तो थोड़ा सा बॉन्डिंग अच्छा हो जाता है वहाँ पे. तो बेसिकली ऐसा था, मेरे लिए बहुत ड्रास्टिक चेंज था. तो पढ़ाई में थोड़ा सा मैं कॉलेज कम जाता था स्टार्टिंग में क्योंकि मुझे डर लगता था. मैं अवॉइड करता था सिचुएशंस. और मेरे लिए वो चेंज को एक्सेप्ट करना कि इतना पढ़ाई करना है, ये करना है. सो आई बिकम अवॉइडेंट. मैं क्लासेस किया, बट जो मैं कोटा में करता था क्लासेस करने के बाद आके मैंने उसके बारे में पढ़ाई कर ली. वो आप यहाँ नहीं कर रहे थे. वो मैं यहाँ नहीं कर रहा था. मैं एक इंजॉय करने के मूड में भी था कि हाँ कर लेंगे. और बट वो इतना लेट हो गया करने में कि वो प्रेशर बिल्डअप हो गया फिर से. तो एग्ज़ाम का कोई प्रिपरेशन नहीं. एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम्स आ रहा है, गए एग्ज़ाम देने, कुछ नहीं आता. बेसिकली बहुत बेसिक नॉलेज है फर्स्ट ईयर में. एग्ज़ाम दिया, क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, कुछ नहीं आता है. ठीक है, तो मैं सो गया. एग्जामिनेशन हॉल में सो गया. फिर मेरे को उठा रहा है एग्जामिनर उठा के फिर मतलब बेटा लिखो. हम लोग सर सोच रहा हूँ मेरे पीछे मेरे क्लास की टॉपर बैठी थी. ठीक है, शी इज लाइक कि बोलना पेपर चाहिए तो मैं दूं तेरे को, आई हेल्प यू चीट. ठीक है, मैं आंसर दिखा दूंगी. हम बोला नहीं, हम आएंगे वापस. तो ऐसे करके पूरा फर्स्ट ईयर निकल गया, मेरा सप्लीज लगा. देन आई क्लियर्ड माय सप्लीज. सो आप फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में फेल हो गए? यस, सारे सब्जेक्ट्स में. बट आई क्लियर्ड माय एग्जाम्स इवेंचुअली. सप्लीज सारी मैंने क्लियर कर ली. बट वो जो समझ रहे, मैंने अपना ईमान जो मैंने बचा के रखा कि आप चाहते तो आप चीटिंग करके भी पास हो सकते थे. हाँ, जो मैंने वो नहीं किया और मैं खुद के दम पे मैंने फिर सारी सप्लीज क्लियर की. उसके बाद से ना आई वाज लाइक कि आई नो कि मैं अब कुछ भी कर सकता हूँ. सो वो बूस्ट मिल गया, तेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट मिल गया. पहले नीचे जाना पड़ा, नीचे जाके वापस ऊपर आना पड़ा. हार के जीतने वालों को बाजीगर कहते हैं. डेफिनेटली इट मेक्स यू हार्ड, इट मेक्स यू नो आप वो ऑनस्लॉट्स को फेस करने के लिए ना रेडी हो जाते हो. आई ऑलरेडी नो हाउ टू फेस दैट. अभी भी इन फ्यूचर या कभी भी मेरे जीवन में कोई भी डाउन फेज आता है ना, ठीक है, तो मुझे फिर भी लगता है कि आई कैन मैनेज. एटलीस्ट हम नहीं कर पाएंगे तो कोई नहीं कर पाएगा. मेरा ये फिलोसफी. बिकॉज आई एम एन एवरेज गाय, एवरेज माइंड, ऑल आई हैव इज हार्ड वर्क. सो इफ आई कैन डू दिस थिंग्स, बेसिकली इफ आई कैन नॉट डू दिस थिंग्स, नो वन एल्स कैन डू. क्योंकि मैक्सिमम लोग मेरे जैसे ही हैं. अगर बाकी लोग सब कर ले रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ. ये बहुत सही आपने कहा कि फर्स्ट ईयर के एग्जाम में आप फेल हुए हैं. यू हैड अ अपॉर्चुनिटी टू ट्राई अदर मीन्स वे आउट एंड एग्जाम पास कर जाओ. बट यू डिडंट कॉम्प्रोमाइज विथ योर सेल्फ एस्टीम, राइट? यू डिडंट कॉम्प्रोमाइज विथ योर ऑनेस्टी.
एंड आई थिंक दिस इज व्हाट मेक्स अ पर्सन ग्रेट, बिकॉज आपने वो कमजोर मोमेंट था आपका लाइफ में, आप इजीली चीट कर सकते थे, बट स्टिल यू चोज कि नहीं, भले एक साल मेरा बैक लगे, हम वापस पढ़ के एग्जाम देंगे, एंड यू डिड इट. I think this is something that the young generation who was watching this podcast should learn from you, Mehul. Really, the hats off to you for keeping that इतना strong will power रखना भाई. हम शायद होते तो हम नहीं करते, बोले भाई एक साल जा रहा है यार, कर ले. Definitely a very tough decision, but I said कि no, I'll do it, because अगर हम वो नहीं करते ना तो शायद ये जो बियॉन्ड बुक्स आपने लिखा है वो शायद वो बियॉन्ड बुक्स वाला मेरा जर्नी नहीं होता, वो मेरा बियॉन्ड बुक्स वाला जर्नी था. वो मैं नहीं करता तो मे बी मैं जैसे कोई भी टफ सिचुएशन को मुझे पता है कि मैं उसे निकल जाऊंगा. इफ आई वर्क हार्ड, इफ आई गिव माई एनर्जी, इफ आई गिव माई इनपुट, आई कैन डू इट. देयर इज नो टॉक अबाउट कि मैं कर नहीं सकता या हो नहीं सकता. इट्स बेसिकली राइट, जो उसका थ्रेशोल्ड पार करने के लिए राइट एनर्जी देना होगा, तभी वो थ्रेशोल्ड पार हो जाएगा. और वो मैं दे सकता हूँ. ओके, सो व्हाट उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर से? उसके बाद वाज वेरी सिंपल. उसके बाद कुछ ऐसा चाप नहीं हुआ. उसके बाद आई वाज रेडी, बिकॉज आई नो कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, मैं समझ गया. पहला था कर. So you got a knack of the exam. समझ में आ गया तेरे को कि देखिए, एक होता है अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेशंस खुद से कि मुझे ये सारी किताबें पढ़नी है और सब कुछ पढ़ना है और A to Z याद होना चाहिए. और एक है कि मुझे पता है कि एग्जाम में क्या मुझे पढ़ना है. तो एग्जाम्स क्लियर करने के लिए दैट इज इनफ. तो आप उतना भी फोकस किया? तो आई फोकस्ड ऑन दैट बिकॉज आई वाज अगेन एन एवरेज स्टूडेंट, नॉट अ वेरी गुड स्टूडेंट. और आई एंजॉयड माय कॉलेज. बहुत मैंने एंजॉय किया वहाँ पे. हम लोग बहुत खेलते थे, बहुत स्पोर्ट्स में ये करते थे, घूमते थे, फिरते थे, हम लोग बहुत हैंग आउट करते थे. बट वही एग्जाम के 2-3 महीने पहले वी यूज्ड टू बी वेरी सीरियस. और द स्किल दैट आई हैव लर्न, ये मेरे पापा से मेरे को मिली है. वो कोटा में मेरे को ऐसे करके दे देता है, ठीक है, कि आई टू से कि मेरा इतना काम है, तो पापा वुड ऑलवेज से मी कि अच्छा ये 100 पेज है ना तुम्हारे पास पढ़ने. बोला हाँ. कितना घंटा पढ़ सकते हैं? तो बोला 5 घंटा. तो कैसे अगर 20 पेज करके पढ़ने होंगे. ऐसे मैं कंपार्टमेंटलाइज करता था अपना सारा वर्क, ब्रेक कर देता था. सो मुझे पता है कि मैं अगर कोई भी चीज़ पहली बार पढ़ रहा हूँ तो आई विल डेफिनेटली रीड इट स्लो. अच्छा. तो मैं 1 घंटे में 5 पेज पढ़ सकता हूँ. दिस इज माई सेट स्पीड. एक्सटेंसिव लिखा हुआ है तो 4 पेज पढ़ सकता हूँ, बट 4 से 5 पेज मैं 1 घंटे में पढ़ ही सकता हूँ. अब मेरी अगर किताब है, समझ लो कितने 1000 पेज की है, ठीक है, तो और मैं एक दिन में अगर मैं पूरा 5 पेज नहीं एक दिन में अगर मैं पूरा फ्री हूँ तो मैं 8 घंटे पढ़ सकता हूँ. अच्छा. आई हैव दैट कि सुबह 4 घंटा, शाम को 4 घंटा, बीच में चिल, बीच में पढ़ाई नहीं करना है, फोन चलाओ, घूमो फिरो, जो करना है करो. तो मैं सुबह 4 घंटा, शाम को 4 घंटा, 8 घंटे. 8 घंटे में मैं 5 पेज करके पढ़ रहा हूँ. तो कितने पेज हुए? 4 घंटे पे 5 में 20 पेज. दिन का 40 पेज हो गया. दिन का 40 पेज. तो मुझे 1000 पेज करने में कितना टाइम लगेगा? 30 डेज. अराउंड 30 डेज. 25 डेज आए तो 5 दिन छुट्टी. 25 दिन में 5 दिन छुट्टी, उसमें एंजॉय करो. सही है. So I used to compartmentalize my work. और मैं डेफिनेटली उसमें अपने लिए एंजॉयमेंट रखता था ताकि मुझे वो प्रेशर फील ना हो. दैट वाज अ गुड पार्ट कि तुम कभी भी अननेसेसरी प्रेशर नहीं लिया, एंड दैट केप्ट यू गोइंग. मेरे अंदर वो स्टेमिना बना रहा ताकि मैं करते रहूं. वरना क्या होता है ना, लोग बहुत प्रेशराइज हो जाते हैं और पहले वो स्पीड में एकदम दौड़ते हैं और लास्ट में जब उनको एक्चुअल में जब एफर्ट देनी होती है ना, नहीं दे पाते क्योंकि उनका स्टेमिना खत्म हो गया. दे हैव एग्जॉस्टेड ऑल देयर एनर्जी. ट्रू, वेरी ट्रू. सो आई मैं मैराथन जैसा लाइफ देना है. स्प्रिंट नहीं करना है बिकॉज़ आई न्यू ना आई एम नॉट अ गुड रनर. इफ आई स्प्रिंट आई लूज. लास्ट में जाके थकेंगे हम ही थकेंगे, हम कर ही नहीं पाएंगे वो. सो मैं अपना नेचर और अपना अप्रोच के हिसाब से मैंने कर दिया कि नहीं भाई, कंपार्टमेंटलाइज करना है और पढ़े चलना है. तो ऐसे करते करते मेरी सारी एग्जाम्स क्लियर हो गई और आगे फाइनल ईयर इज द टफेस्ट. उसमें मेडिसिन आता है, सर्जरी आता है, गायनी आता है, और दी एफटी सब्जेक्ट्स. अच्छा. और बीच में ऐसा था कि बीच में हम लोग की एग्जाम्स होती थी, हम लोग जैसे यूनिट टेस्ट बोलते हैं वैसे हम लोग के एग्जाम्स होती थी बीच में. तो बेसिकली उन टेस्ट के लिए मैं सिर्फ
जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते उनके लिए मैं सिर्फ प्रैक्टिकल का पढ़ता था और बीच में एक दो कोई टॉपिक्स है तो पढ़ता था। तो इसी का ना मैं एकदम आउट ऑफ टच नहीं था किताबों से। आई वॉज इन टच बट आई वॉज, हाँ जरूरत जितना ही मैंने उसको सब्जेक्ट को पढ़ा है। और फिर एग्जाम से पहले कंपार्टमेंटलाइज करके मुझे इतने महीने में ये किताब खत्म करनी है, फिर मुझे इतना टाइम मुझे रिवीजन के लिए रखना है। बिकॉज फर्स्ट रीडिंग इज 5 pages per hour, सेकेंड रीडिंग इज 10 pages per hour and फाइनल रीडिंग इज 20 pages per hour. ओके, इट्स लाइक आप खाली देख रहे हो और पढ़ रहे हो और ये कोशिश नहीं कर रहे हो कि मुझे याद है कि नहीं है। पढ़ लेना है भाई, बस पढ़ लेना है और एग्जाम में जाना है, फिर जो होगा देखा जाएगा। ये सोच के ही मैंने सारा एग्जाम दिया है बेसिकली, फाइनल एग्जाम तक ही। अभी मेरे साथ एक सीनियर मेरे प्रिपेयर कर रहे थे, ठीक है, मेरा एक कलीग प्रिपेयर कर रहा था और ही सेड कि यार मैं पढ़ रहा हूँ बट मैं जो पुराना याद करने का कोशिश कर रहा हूँ ना तो मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे डर लग रहा है। हम बोले कुछ मत सोचो, अभी सोचने का समय ही नहीं बचा हमारे पास हमें बस अभी ये कवर करना है सिलेबस, ये कवर एक इमोशनल एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि भैया मैंने सारे बुक किताब के सारी पेजें पढ़ लिए हैं, बेसिक टॉपिक्स मैंने एक बार पढ़ लिया है। मैं बोलूँ कुछ मत सोचो, ये सब आ रहा है नहीं आ रहा है कुछ नहीं सोचना है, पढ़ते चलो और सीधा एग्जाम में जाओ और लिखो, जो याद आएगा वही लिखो, दैट इज मोर देन इनफ। सही बात है, सही बात है, सही बात है। तो टेल मी वन थिंग, तुम्हारा फर्स्ट एक्सपीरियंस विद द पेशेंट एंड हॉस्पिटल। फर्स्ट एक्सपीरियंस विद पेशेंट एंड हॉस्पिटल एज इन की एमबीबीएस के स्टेज में पूछ रहे हैं कि मेरे ऐसे एमबीबीएस के स्टेज में तो हम लोग को प्रैक्टिकल्स में जो हम लोग का होता है, तो फर्स्ट टाइम जब तुमको बाय बोलते हैं बाइसेक्शन का डाइसेक्शन क्या बोलते हैं उसको, चीफ फाड़ फर्स्ट एनाटॉमी में कैडेवर का डाइसेक्शन होता है हम लोग का। हाँ, तो ह्यूमन बॉडी को जब तुमने पहला बार डाइसेक्शन किया तो हम लोग नहीं करते डाइसेक्शन। अच्छा, दैट इज डन बाय सर्जन टीचर्स। हाँ, जो एनाटॉमी के जो सर होते हैं, सर या मैम, वो क्या करते हैं हमें बेसिकली हर अपर आर्म लोअर लिम्स ऐसे करके वो डाइसेक्ट करके हमें सब चीज दिखाते आते किसी, यू कट दिस यू विल फाइंड दिस, यू कट दिस यू विल फाइंड दिस, अच्छा, दिस इज द नर्व, दिस इज द आर्टरी, बेसिकली वो वहां पे एनाटॉमी हमें फिजिकली दिखा रहे एंड वी हैव टू गो एंड स्टडी इन आवर बुक्स एंड ट्राई टू रिमेंबर कि ये ऐसे इसके नीचे से ये जाएगा, इसके ऊपर से ये जाएगा, इसका इस मसल का इंसर्शन यहाँ पे है, ठीक है, वो मसल मूवमेंट इसका ऐसे होगा, ये होगा, बेसिकली ये सारी चीजें हमें कोरिलेट करनी होती है, ठीक है। तो वो पहला एक्सपीरियंस था। और ये ह्यूमन बॉडी का ही होता है, रियल ह्यूमन बॉडी का, रियल ह्यूमन बॉडी, बेसिकली जो बॉडी जो अनक्लेम्ड बॉडी जो होती है या जिसने डोनेट किया है उनकी बॉडीज होती है, और वो एक ही बॉडी पे ही हम लोग करते हैं, एक ही बॉडी का पहले हाथ पड़े फिर उसी बॉडी का पैर पड़े। वी डू नॉट हैव टू डू द डाइसेक्शंस, वी स्टैंड देयर एंड वी सी एंड देन वी दे से कि फील करो इसको, तो हम लोग फील करते थे अच्छा ऐसा फील होना चाहिए, दिस शुड फील लाइक दिस, दिस शुड फील लाइक दिस, एक सेंसेशन। तो अभी तक तुमने कोई डाइसेक्शन किया है? हम लोग डाइसेक्शन नहीं करते, बेसिकली आई हैव डन सर्जरीज बट आई हैव नॉट डन डाइसेक्शंस। वो हमारे व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ डाइसेक्शन एंड सर्जरी? डाइसेक्शन इज डन ऑन अ डेड पर्सन। Oh, अच्छा। And you literally cut every part of their body and expose and you learn. अच्छा। Surgery is very specific ना, वो आपको जिस चीज का सर्जरी हो रहा है। तो सर्जरी किया हो तुम? हाँ, मेरा फर्स्ट सर्जरी कैसा रहा तुम्हारा? फर्स्ट सर्जरी तो बहुत ही, उसमें आप पहले बोल सकते हैं कि पहला जो कट जो आप बोल, पहला कट, दैट इज वो फर्स्ट ईयर में जब मैं था, मेरा सर्जरी जब मैं कर रहा था एज अ जनरल सर्जन, मेरे ट्रेनिंग में उसका फर्स्ट ईयर में पहला या दूसरा ही महीना कुछ था। तो रात को हमारे पास इमरजेंसीज हम लोग को 24 आवर्स देना होता है, तो पेशेंट आया पेन एब्डोमेन, तो उसका डायग्नोसिस हम लोग ने निकाला एपेंडिसाइटिस है उसका, इमरजेंसी ऑपरेशन लगेगा, एपेंडेक्टोमी लगेगा। तो ठीक है, पेशेंट प्रिपेयर हो रहा है, प्रिपेयर करना पड़ता है, उसको स्टेबलाइज करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, कंसेंट वगैरह लेना होता है, वो सब लेके पेशेंट इज गेटिंग प्रिपेयर्ड, आई हैव डन माय पार्ट। तो मेरे जो सर हैं उस समय जो थे, उन्होंने बोला कि ठीक है चलो चाय पी के आते हैं, जब तक पेशेंट ऊपर पहुंचे हम लोग चाय पी के आ जाएंगे। ऊपर मतलब छोटी ओटी हमारे ऊपर 8th फ्लोर पे था, तो ऊपर 8th फ्लोर पे था, तो ओटी जब तक पहुंचेगा तब तक हम लोग चाय पी के आते हैं। चाय पीते पीते वो मेरे से पूछने लगे बताओ तो ओटी कैसे होगा।
सो यू हैव टू, तो मैं बता रहा हूँ स्टेप्स कि ये होगा, पहले ये काटेंगे, फिर ये काटेंगे, फिर ये करेंगे, ऐसे ऐसे करके ठीक है, फिर हम लोग चलेंगे ओटी में. तो ही इज़ S1 जनरली, क्योंकि मैं नया हूँ ना, तो वही ओटी करेंगे ना. ही इज़ S1 फर्स्ट सर्जन जो है, और S2 आई वाज द असिस्टेंट. तो मैं खड़ा हूँ, फिर मेरे को बोलते हैं सर कि कम दिस साइड, इधर आओ. सर मैं कहाँ से? बोले नहीं तुम ही इसको इंसिजन दो, इसका इंसिजन बेसिकली कट दो वाला. कट. तो मुझे थ्योरेटिकल नॉलेज है, मुझे इतने यहाँ से यहाँ तक काट देना है, ये मेरी सरफेस मार्किंग है, यहाँ से मैं काटूंगा. पहला इंसिजन ऐसे करके इतना डर लग रहा है, बिकॉज आई हैव नेवर, किसी को आप काटे नहीं हो ना, तो पहला जैसे आप कट लगा रहे हो, हाथ कांप रहा है पूरा एकदम, ठीक है, और आपको पता नहीं कितना प्रेशर में काटना है, तो आप एकदम हल्का सा ऐसे कट मारो कि कट हुआ ही नहीं. मैं इतना उसको लाइटली उसको पकड़ा था. डर के कारण कि मैं उसको ऐसे काट रहा हूँ बट कट ही नहीं रहा हो, स्किन नहीं कट रहा है मेरे से. सोचो, फिर ऐसे कट ऐसे सीधा होना चाहिए, ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, तो स्किन का कट टेढ़ा हो गया. देन ही सेड आज के लिए बहुत है, वापस जाओ और नहीं करना तुमको. तो बेसिकली आज सर्जिकल ट्रेनिंग इज लाइक दिस, कि हम लोग थोड़ा करके 1 स्टेप 2 स्टेप करते दे मेक यू कंफर्टेबल, दे मेक यू कॉन्फिडेंट इन व्हाट यू कैन डू. एंड आपके वो सीनियर हमेशा आपके साथ रहते हैं जब तक आप वो ओटी परफेक्ट नहीं कर ले रहे हो. एंड वंस यू आर परफेक्ट देन यू कैन डू ओटी कर सकते हो वैसा. मेहुल एक बात बताना मेरे को, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और पब्लिक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, इस दोनों में फीस स्ट्रक्चर का क्या डिफरेंस है? फीस स्ट्रक्चर मैं अपने से ही कंपेयर करके बताता हूँ, ठीक है. मैंने जब अपना MBBS का एग्ज़ाम दिया तो आई गिव मल्टीपल एग्जाम्स. सो आई ऑल्सो गिव मणिपाल एग्जाम. मणिपाल इज़ अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट. उनका है कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज. अच्छा. इट्स वन ऑफ द टॉप 10 कॉलेजेस इन इंडिया. अच्छा. ठीक है, इट्स अ वेरी गुड कॉलेज. सो उसमें सिलेक्शन हो गया था, तो उनका ईयरली फीस वॉज, ईयरली ना, उनका सेमेस्टर फीस वॉज आई थिंक 8.5 lakhs. सेमेस्टर मतलब साल का 16 लाख. साल का 16 लाख. 5 साल का 80 लाख. 80 लाख. अभी वो शायद पर ईयरली फीस उनका 19 या 20 lakhs है. सो इट्स अ 5.5 years कोर्स. 70 to 80 lakhs कहीं भी. ये भी जब आप मेरिट पे जा रहे हो, विदाउट मैनेजमेंट कोटा, विदाउट मैनेजमेंट डोनेशन एंड विदाउट मैनेजमेंट एंड डोनेशन. सो मतलब आज का डेट में एक पेरेंट को अगर प्राइवेट कॉलेज से अपने बच्चों को MBBS कराना है, तो नथिंग लेस देन 1 year, नथिंग लेस देन 1 year. That's I'm talking about the best institute now. Best institute, yeah. There are other institutes maybe वो 6 फिर भी 50, 60, 70 कहीं नहीं, 70 लाख तो आप लेके चलो. 70 लाख तो एकदम बेयर मिनिमम में लगेगा. बेयर मिनिमम लगेगा. सरकारी कॉलेज सिमिलरली मैंने सरकारी से किया. मेरे पर सेमेस्टर की फीस थी 4,500 रुपये. और 9 सेमेस्टर्स थे, तो अराउंड 50,000 हो गया. 50,000 MBBS. मेरा हॉस्टल फीस था 12 रुपये प्रति महीना. 144 रुपीज़ का मेरा पूरा साल का हॉस्टल फीस. तो कहाँ 70 लाख और कहाँ 60-70 हज़ार रुपया पूरा 5.5. सो अगर एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से 70,000 में हो रहा है और प्राइवेट में 70 लाख. सो फीस में जब इतना डिफरेंस है, तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में भी डिफरेंस है? क्या आप जो सीखे हैं और जो टॉप 10 प्राइवेट इंस्टीट्यूट से सीख करके आए हैं, क्या आपके नॉलेज में, आपके एफिशिएंसी में, एक सरकारी कॉलेज से जो डॉक्टर MBBS पास किया है और एक प्राइवेट बड़ा यूनिवर्सिटी से MBBS पास किया है, क्या ये 2 डॉक्टर के एफिशिएंसी के बीच में कोई डिफरेंस होगा? वो वहाँ जाऊँ उससे पहले मैं एक चीज़ और बोलता हूँ. ये जो प्राइवेट कॉलेजेस है ना, वहाँ पे स्कॉलरशिप्स भी आपको मिलेंगे. ऐसा नहीं कि स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, बट यू हैव टू मेंटेन अ लेवल ऑफ एक्सीलेंस. It's like you have to be the one of the top students, and you have to maintain that. If you don't maintain that, then they'll cut your scholarship. ऐसा जैसे. So there are ways that you can reduce that. The fees. But what about efficiency? The course. Efficiency अब मुझको बताऊँ. देखिए, definitely इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है. ठीक है, जहाँ पे पैसे हैं तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मोर मॉडर्न और मोर ऑर्गेनाइज्ड. एंड उनका जो रहना है, हॉस्टल फीस भी जैसे मणिपाल की आई थिंक 1 से 2 लाख रुपए थी. 1 लाख रुपए ऐसे कुछ साल की 2 लाख रुपए ऐसा कुछ था साल का. सो डेफिनेटली उनका रहना वुड बी वेरी गुड. उनका द क्लीनलीनेस एंड द स्पेस दैट यू गेट एंड द प्लेस दैट यू गेट, इट्स ऑल वेरी गुड. रही बात पढ़ाई की, देखिए पढ़ाई
जो प्राइवेट कॉलेजेस में होता है उसमें थोड़ा सा एकेडमिक प्रेशर ज़्यादा रहता है. ओके. क्यों? क्योंकि देखिए प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, अगर उसमें आपका एकेडमिक्स अच्छा नहीं होगा, रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, तो आपकी वो रैंकिंग बनी नहीं रहेगी. और यहाँ पे क्लासेस होती है हमारे यहाँ पे भी, बट इट्स अ वेरी गवर्नमेंट कॉलेज. तो लोग कभी किसी जो समझिए आप अगर 80 लाख देंगे तो आप क्या क्लास करने नहीं जाएंगे? एकदम जाएंगे ना. वही है, यहाँ पे कम पैसे देते तो लोग बीच बीच में क्लास नहीं जाते हैं. बस पढ़ाई दोनों जगह ही होती है, बट सिलेबस तो सेम है, पढ़ाई सेम है, बट वो पढ़ाई बेसिकली प्रेशर और जो माहौल में पढ़ाई हो रहा है शायद वो माहौल अलग हो सकता है. और बच्चे वहाँ पे ज़्यादा थोड़ा प्रेशर में पढ़ते हैं, क्योंकि भाई वो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा फोर्स किया जाता है, थोड़ा सा बनाया जाता है कि नहीं एकेडमिक्स में अच्छा रहना है वगैरह. और रही बात इंटर्नशिप की, ना इंटर्नशिप में थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है, बिकॉज इन अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट आपका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा रहता है. ओके. ठीक है, आपके पास पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल. यू आर केटरिंग टू ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन एंड मैन पावर वैसे भी कम होता है. ठीक है, सो यू गेट एक्सपोजर टू पेशेंट्स, यू गेट टू लर्न. ठीक है, आप पेशेंट्स को ट्रीट करते हो, आप सीखते हो, तो बेसिकली हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपका ज़्यादा अच्छा होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में. ठीक है, वही वहाँ पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बहुत ही स्ट्रक्चर्ड होता है, बट थोड़ा लिमिटेड होता है. समझ रहे? बट मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव ये है ना, इतना फ़र्क नहीं पड़ता. बिकॉज सी आप जो जिन्होंने प्राइवेट से कर लिया है वो आज नहीं तो कल कोई इंस्टीट्यूट ऐसा ज्वाइन करेंगे, वो MBBS करने के बाद भी कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे वो काम करते करते सीख जाएंगे. बेसिकली जो एक्स्ट्रा स्किल मैंने जो 1 साल पहले सीखी है वो 1 साल बाद सीखेंगे. सही बात है. बट वो अल्टीमेटली पहुँच वहीं रहे हैं. तो आइडियली वी शुड ऑलवेज ट्राई फॉर भाई कि मेडिकल कॉलेज अगर अपना सरकारी हो तो डेफिनेटली फाइनेंशियली गुड, बट इफ समवन हैज द कैपेसिटी एंड सो देयर इज नॉट एन इशू. अगर पैसा है तो भाई आप जा सकते हो. अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स, एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए क्या स्किल्स होना चाहिए या क्वालिटी, चलो क्या क्वालिटी होना चाहिए? एकेडमिक्स तो डेफिनेटली तो लगेगा आपको. आपके पास अगर ज्ञान ही नहीं है तो आप उस ज्ञान को डालोगे कैसे? बट उसको हटा के आपको सरवाइव करने के लिए क्या लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है रेजिलियंस. कि कुछ भी हो जाए डटे रहना है. ठीक है, रेजिलियंस लगेगा, डिसिप्लिन लगेगा. बिकॉज आपके पास अगर डिसिप्लिन होगा तो आप कोई भी चीज़ को पार कर जाओगे. वो ऐसे थोड़ा थोड़ा उसको पत्थर को काटते 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 वो पूरा पहाड़ तोड़ दोगे. डिसिप्लिन में करना होगा. तो रेजिलियंस और डिसिप्लिन, आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी जिसको चाहिए होती है. और हमको लगता है कि चिल करो यार, इतना प्रेशर मत लो. ठीक है, सही बात है कि नहीं? सबका अपना अपना जर्नी का एक पेस होता है, सबका अपना अपना जर्नी का एक पीक होता है. सो नॉट वरी कि आपका कलीग अरे वो इतना कर लिया मैं नहीं कर पा रहा हूँ. अगर आप वहाँ पे अगर वो सोचने लगोगे ना, आप प्रेशर बिल्डअप करोगे, वो विच इज़ नॉट गुड. यू अंडरस्टैंड दैट योर जर्नी इज़ ऑलवेज यूनिक. आपका पसंद नापसंद, आपका लर्निंग जो है, आपका फेलियर्स जो है, सब आपका पर्सनल है. तो आपका जो जर्नी भी वो आपका पर्सनल है, वो दूसरा की तरह नहीं हो सकता. ट्रू, वेरी ट्रू. तो अगर वो इंसान समझे और चिल करे, ठीक है कोई बात नहीं, हो जाएगा, कर लेंगे हम. ऐसे तो मेरे को कोई कोई ऐसा इशू नहीं है मुझे मेंटली या फिजिकली में, ऐसा मेरा कोई जेनेटिकली ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मेरा इंटेलिजेंस कम है. आई एम अ नॉर्मल स्टूडेंट विद अ नॉर्मल ब्रेन, एवरेज ब्रेन. ऑल आई नीड इज़ रेजिलियंस, डिसिप्लिन, चिल करना. वो हो जाएगा. जब तक अगर आप उसको अब रोकते नहीं हो, मतलब समझ रहे हो, आप गिव अप नहीं कर रहे हो जाएगा. जहाँ गिव अप करोगे डेफिनेटली वो चीज़ तो नहीं हो पाएगा. सही बात है, सही बात है. सो जाते जाते आप क्या मैसेज देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, स्पेशली दो स्टूडेंट्स हु आर एस्पायरिंग टू बिकम अ डॉक्टर? पहले तो देखो, डॉक्टरी जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि सबसे पहले लोग डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं. एट द एज ऑफ 11 and 12 इफ यू से कि आई वांट टू ट्रीट द पेशेंट्स, आई थिंक वो कहीं ना कहीं झूठ है. क्योंकि इतना कोई इस उम्र में कोई इतना डेडिकेटेड नहीं होता है. दे लाइक द आइडिया कि एज अ डॉक्टर यू विल अर्न गुड एंड यू विल गेट रिस्पेक्ट, बट दिस जर्नी इज़ वेरी टफ. मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दैट दिस जर्नी इज टफ. ये समझना जरूरी है. मेंटल प्रिपरेशन होना जरूरी है. और पैसे आएंगे बहुत लेट.
ठीक है पैसे बहुत लेट आने वाले हैं, अगर आएंगे भी तो not all doctors are earning good, maximum doctors are earning an average amount of salary जो एक नॉर्मल इंजीनियर भी कमाता है। वो मिथ है। आप जिन डॉक्टरों को देख के आप एस्पायर कर रहे हो, वो डॉक्टर्स 30-40 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो डॉक्टर्स आज नहीं बने, वो 20-30 साल पहले बन चुके हैं। वो 30 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो बनते बनते ही तो 35 साल बन जाएंगे, आपको निकल जाएंगे, 30-35 के हो जाएंगे। उसके बाद यू विल स्टार्ट योर जर्नी एज अ गुड फिजिशियन, एज अ सर्जन, ठीक है। और बेसिकली एक ट्रस्ट इश्यूज होता है, हर इंसान को ट्रस्ट इशू होता है। एक यंग डॉक्टर के पास जनरली कोई आना नहीं चाहता, दे नीड सम साइंस की हाँ यू हैव डन योर ड्यू डिलीजेंस, आपने वो ड्यू डिलीजेंस दे दिया है, उसके बाद वो आपके पास आएंगे। सो इट्स अ वेरी टफ जर्नी, इट्स अ लॉन्ग जर्नी। अगर आप दिल से करना चाहते हैं तो बी प्रिपेयर्ड, तो हो जाएगा। चलो ठीक है, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू मेहुल। मज़ा आ गया यार, इतना सारे चीज़ जानने को मिला, एंड तुम्हारा journey was really inspiring, and I hope that those who have watched this podcast, they want to learn a lot of things from this. Thank you for coming. Thank you sir, thank you for inviting me. Basically मुझे नहीं लगता था कि मैं I have done anything कि you have achieved lot. आज तो बात करके और समझ में आया। I've always respected you. चलो, thank you so much once again. Thank you.